हेलो एवरीवन। टेस्ट देखा था मैंने। अभी जो बच्चे मेरी वीडियो बाद में सुनते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि टेस्ट का पोर्टल मैं 2 दिन ही ओपन करूंगी। जैसे आज मैंने शेयर सुबह खोल दिया था, तो वो 2 दिन तक ओपन रहेगा, आज कल और परसों। परसों मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो पेनल्टी के तौर पे जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, तो वो अगले टेस्ट के लिए भी पोर्टल में उसको ओपन नहीं करूंगी। तो टेस्ट तो देना ही देना है, नंबर कम आए। अब कभी जो लाइव बच्चे हैं, एक बच्चे के 28 नंबर थे, 26 नंबर भी हैं, तो 40 में से एट द फर्स्ट अटेम्प्ट दिस नंबर इज वेरी गुड। ठीक है, अच्छे नंबर है पहली बार में, देखो। और जिस चैप्टर का, जैसे मैं बोलती हूँ कि बायोमोलिक्यूल है, इसमें क्वेश्चन पीडीएफ में से आराम से आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ने हैं। ठीक है। और नीरू के 30 आउट ऑफ 30 है, इट्स वेरी गुड, हाईएस्ट नंबर है अभी तक जितने भी बच्चों ने दिया है, वेरी गुड। ठीक है। तो ये आपने स्पिरिट ऐसे ही रखनी है और पढ़ना है, ठीक है ना। हमने जॉब लेनी है, जून जुलाई में बोल रहे हैं कि पेपर के आने का है चांसेस। पेपर लेट होगा डेफिनेटली, पर मतलब मई या जून में नोटिफिकेशन का लोग बोल रहे हैं, तो पेपर शायद अगस्त तक भी चला जाए या सितंबर तक भी चला जाए। अभी तक की तो रिसेंट न्यूज ये है, बाकी जो भी मुझे पता चलेगा आई विल कन्वे यू। तो इसका हम अब शुरू करते हैं आज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से काफी स्टूडेंट्स को फियर रहती है, वो फियर मैंने खत्म करनी है। और आप लोगों ने एक चीज समझ के चलनी है कि जितना मैं ऑर्गेनिक आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, मेरी वीडियोस ही सफिशिएंट रहेंगी आपके पेपर के लिए। नथिंग विल कम आउट इन द पेपर फ्रॉम माई वीडियोस, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक, ये 3 चीजें ऐसी हैं, कभी भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मेरी वीडियो से भी आराम से पेपर आ जाता है। ठीक है, फिर भी हम साइड बाय साइड पीडीएफ की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि अगर कुछ कम्प्लेक्स आता है तो आप कर पाओ। वैसे आता नहीं है, इतना मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल का ऐसा होता है कि मान लो अगर क्लोज स्टेटमेंट्स दी हैं, तो कई बार बच्चे से करते करते कुछ दिक्कत हो जाती है। तो फिजिकल मेरे अकॉर्डिंग लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेडिकल वालों के लिए तो स्पेशली। ऑर्गेनिक में से 25 या 28 नंबर की ऑर्गेनिक आएगी पेपर में, वो आप पूरे में से पूरे गेन कर सकते हो, ये मैं श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ। पहली बार सिर्फ चीजें समझ आनी जरूरी है, याद पहली बार में नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इनफ टाइम है, समझना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बार बार आपने क्या करना है, चीजों को बुक्स में से देख के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो hopefully this ppt is visible to all of you. Yes, hello everyone, so I have started my recording. Recording in progress. So today in this lecture we are going to start GOC. GOC एक ऐसा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी बच्चा जो GOC बहुत अच्छे से पढ़ता है, यहाँ आप ऑर्गेनिक के 10 से 11 नंबर के क्वेश्चंस हैं, नॉट ऑफ द ऑर्गेनिक, बड़ी सारी चीजें। तो पेपर के 10-11 क्वेश्चन आप आराम से कर पाते हैं अगर आपका GOC ठीक है। ठीक है, लेक्चरर में बहुत ज्यादा परसेंटेज हो सकती है, मास्टर केडर में 8 से 10 नंबर का काम आराम से पेपर में आता ही आता है इन जीओसी। ठीक है, तो टीचर्स के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए जीओसी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट फ्रॉम माय साइड जीओसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको काफी कुछ बेसिक क्लियर कर देगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फ्रेमिंग कैसे होगी, काफी कुछ इसमें से आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है। ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर है, वैसे तो बहुत सारा सिलेबस है, पर मैं लिख देती हूँ। पहला पार्ट है जीओसी, सेकेंड पार्ट है अल्केन। जिस बच्चे को लगता है कि मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनिक पढ़ नहीं सकती या पढ़ नहीं सकता, तो मेरे कहने से धक्के से ये 4 चैप्टर आप आराम से कर लीजिए। बाकी के जितने चैप्टर आएंगे आप मानेंगे ये सारा कुछ इसका रेपिटेशन है, फिर नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मतलब ये नहीं पता था कि ये जो लाइनें होती हैं इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, ये क्या मतलब, ऐसे सिखाया कि ये डंडा है, इसमें लाइन है, लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिंदियां लगा दी हैं, ऐसे ऐसे मैंने उनको समझाया है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सी क्या है, एच क्या है,
ठीक है। तो और उनका पेपर क्लियर हुआ, उनके नंबर भी अच्छे आए, तो होप रखिए, मेरे पे ट्रस्ट करिए, आप आराम से पेपर कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द मेन पार्ट। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। Just give me 1 minute. I want to open the question side by side. जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो लेट अस स्टार्ट द मेन पार्ट। ओके, तो होपफुली सभी को ये आपको दिख रहा है, मैंने जो स्क्रीन ऑन की है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ना काफी बार मैं बोलूंगी, जैसे जो जो वर्ड मैं आगे यूज करूंगी, हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो बेसिक सारा कुछ जो आगे आपको काम आएगा। सारे चैप्टर तो एकदम से नहीं हम लोग कर पाएंगे ना इकट्ठे, बट जितनी भी टर्म्स आपकी ऑर्गेनिक में आएंगी वो मैं सारी यहाँ पे लिखने वाली हूँ। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बेसिकली किससे बनती है? अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोकार्बन से बनती है तो वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब सी, मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो चीजों से मिलके बनती है, H एंड C से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर कार्बन इन्वेंट ना हुआ होता या डिस्कवर ना हुआ होता, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे पास ना होती। समझ रहे हैं आप? तो बेसिक कभी भी आप कुछ भी पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा ही होगा। ये क्यों है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 6। कितना एटॉमिक नंबर है? 6। तो इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा एक बार लिख के दिखाती हूँ, ये हो सकता है आपको ना भी आता हो, पर फिर भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे ऐसा। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में सीधा याद रखो, इसकी वैलेंसी है जो वो 4 है। 4 का मतलब कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जिससे वो अनस्टेबल होता है। हमें आउटर शेल में किसी के भी अगर उसको स्टेबल करना है, तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए वो हमें 8 चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं से एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी उसका बॉन्ड पूरा होगा। अब बॉन्ड का क्या मतलब है, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, लाइनें बनाऊं, कुछ भी लाइनें जो ऑर्गेनिक में ऐसे बनी होंगी, है ना, कुछ भी, हर एक लाइन में ना 2 डॉट बनाने हैं आपने, 2 बिंदियां बना देनी है। वो क्या मतलब है 2 बिंदियों का? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और आप लोगों ने कार्बन के आसपास हर बार 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने होंगे ऑर्गेनिक में, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका कितना होगा। देखो, अगर 4 बॉन्ड तो तभी बनेंगे ना जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ पूरे होंगे। मतलब अगर मैं H लिखूं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्डिंग के बाद उसने 8 बना लिए। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा स्टेबल होने के लिए। समझ आई? अब RH हर जगह आपको ऑर्गेनिक में देखने के लिए मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। और अगर मैं H को रिप्लेस कर दूं, सपोज मैं लिखूं ROH, RSH, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। मतलब कुछ भी H की जगह H को रिप्लेस करके अगर मैं कुछ भी और इंसर्ट करूंगी, तो मैं उस चीज को क्या बोलूंगी? ये डेरिवेटिव्स है। क्या बोलूंगी मैं इसको? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये टर्म्स बार बार आएंगी, दोबारा से सुनिए। अगर मैंने कहीं पे भी RH लिखा, उसका मतलब होगा ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये क्या है R, वो आपको आगे क्लियर करूंगी मैं। अगर मैं H की जगह पे कुछ भी और रिप्लेस करके कुछ नई चीज बनाती जाऊं, है ना, या RCl लिख लूं या कुछ ऐसा, तो मैं बोलूंगी कि ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं, इसलिए इसको मैंने क्या बोला? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी टर्म थी,
ये नहीं भी समझ आई तो आगे इसकी और क्लैरिटी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। चलिए देखो, यूरिया है एक, है ना, ये ना क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आया हुआ है, हमारे पेपर में मुझे नहीं लगता आएगा, बट फिर भी मुझे ये करवाना है आप लोगों को। देखो, यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो पहली बार बना था। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बोल सकते हैं कि उसका एक सिंथेटिक डेरिवेटिव था। दिस इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूज करके सिंथेसिस, मतलब लैब में क्या बना, यूरिया। यूरिया बना किससे था, KN KCNO। मैं बताती हूँ ये क्या है, इसको इतना नहीं आपने ध्यान रखना, जो चीज मेन याद रखने वाली है, रिएक्शन को कोई भी क्रैम नहीं करेगा, ये पेपर में नहीं आता। मैंने ये रिएक्शन लिख दी बच्चा, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि यूरिया आप लोगों ने कहां से बनाया। यूरिया को बनाने के लिए हमने ये क्या लिया, अमोनियम सायानेट। इन दोनों से क्या बनता है, अमोनियम। इन दोनों को मैंने रेक्ट किया तो मेरे पास क्या बन गया, अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट को जब इन लोगों ने हीट किया लैब में, किसी भी दो चीजों को इन लोगों ने रैंडमली मिक्स किया था और क्या बन गया, अमोनियम साइनेट, और उसको दोबारा से गर्म करने लग गए। गर्म करते करते ये कंपाउंड बन गया जिसका नाम पड़ा यूरिया। तो क्वेश्चन यहां से क्या आ सकता है बच्चा, कि किस चीज से यूरिया लैब में बनाया गया, अमोनियम साइनेट से। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था। ठीक है, चलिए ये चीजें हमारी थोड़ी सी बेसिक की थी, वो कवर हो गई। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज टर्म आती है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है, कैटेनेशन होती है, ये वैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है बट थोड़ा सा यहां क्लियर करेंगे। कैटेनेशन होती है सेल्फ लिंकेज। क्या होती है, सेल्फ लिंकेज, मतलब अपने ही जैसे चीजों के साथ जुड़ना। ठीक है, या मैं बोल दूंगी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू गेट linked with other carbons to make a chain। कई कंपाउंड ना हमारे पास, कई एटम, जैसे हमारे पास 108 109 एटम्स हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, छोटे होते से हम ये बुक्स में देखते हैं। जितने भी डब्बे में बॉक्स में हमारे पास एटम लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें ना सभी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। कार्बन है, सल्फर है, दो चार ऐसे सिलेक्टेड से, है ना, मिरेकल कोई एलिमेंट्स हैं जो आपस में ना जुड़ के लंबी चेन बनाते जाते हैं, उनके पास पावर है। जैसे कार्बन के पास पावर है, ये किसी अपने ही जैसे कार्बन के साथ जुड़ता जाएगा, चेन बना लेगा। हो सकता है ये 3D में भी जुड़े, ऐसा भी जुड़ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह जुड़ेगा। तो इसके पास पावर है अपने ही जैसे कंपाउंड्स को साथ जुड़ने की, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये सेल्फ लिंकेज करता है और कैटेनेशन करता है। और यही एक मतलब प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चल रही है, या इतने वैरायटी के कंपाउंड जो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें रीड करनी पड़ रही है, वो किसकी वजह से है, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से है। क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, साथ में मैंने आपको बता दिया कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। उसके बाद जरूरी नहीं कि कार्बन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, हर कार्बन के आसपास 4 लाइनें बनानी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस कार्बन के पास, चेक करो, मैं नंबर लिखती हूँ 1 और 2, क्या मैंने इस कार्बन के आसपास 4 लाइनें बनाई हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, नहीं बनाए। तो मुझे ये इसको पूरा करना पड़ेगा ना ऐसे ऐसे करके, तो गलत बना वो स्ट्रक्चर। या अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने 3 बॉन्ड अंदर लगा दिए, एक बाहर लगा दिया। या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि क्या मैं 2 बॉन्ड ऐसे लगा के 2 बाहर, मतलब
कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। सिर्फ आपने याद रखना है कि हर कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने जरूरी हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। बस ये 2-3 चीजें माइंड में रखनी है क्योंकि ये बार बार आएंगी। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वैसे ये आगे भी आएगी बट मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो एक ना बॉन्ड एनर्जी का कई बार क्वेश्चन पूछता है, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीजें बच्चे पूरी ऑर्गेनिक में आती रहेंगी। मुझे जीओसी में सारे ही क्वेश्चनों का एक लेआउट देना है आपको, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे आगे वर्क करेगी वो बताना है। तो हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट जहां मेरे को लगता है वो मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी और ये सब कुछ चैप्टर्स में भी आएगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ना देखो किसी भी चीज की अगर पेपर में पूछता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के, ये मैं करवाती हूं क्या है, या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, इस चीज के सपोज मैं लिखूं, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेरे पास सी सिंगल बॉन्ड सी है, मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। किसी भी जगह पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक अकेला है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसे होगा कैसे बनता है हमें मतलब नहीं है, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। अगर कहीं 2 आ गए तो एक तो हर जगह सिग्मा होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो पाई होंगे, यहां दोनों ही ये पाई है, समझ रहे हो। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि बॉन्ड एनर्जी अगर आपने देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड हैं, तो सीधा आप याद रखेंगे कि जितना ज्यादा बॉन्डिंग है, ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं तो मैं ये बोलूंगी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी जो दी जाती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो आप खुद बताइए, इसमें तो एक बॉन्ड है, एक ही रस्सी है, यहाँ 2 मैंने रोप्स को ज्वाइन कर दिया, यहाँ मैंने 3 रस्सियों को ज्वाइन कर दिया, किसको तोड़ने में ज्यादा जोर लगेगा, इसको ना। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और वो किस में ज्यादा होती है, जितने ज्यादा बॉन्ड होते जाएंगे उसमें बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आगे भी आएगा तो टेंशन नहीं लेनी। चलिए उसके बाद देखो, मैं आपको 2-3 तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, बट मैं ऑर्गेनिक के हिसाब से शॉर्टकट बताऊंगी कि कैसे करना है। मान लो मैं लिखूं कि मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे 3 डंडे होंगे, 3 लाइनें बनी होंगी। ठीक है, 3 चीजें मैंने यहां लिख दी। मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज, डबल बॉन्ड में मैंने ऐसे लिख लिया, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चे मैंने ऐसे लिख लिया। मुझे और भी बनाने चाहिए थे, 4 लाइनें बनानी चाहिए थी, मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। मुझे ये आपको सेंटर का ही पार्ट बताना है। ठीक है, वैसे इसकी बैलेंसी 4 से पूरी होगी बट मुझे सेंट्रल बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करना है, मैं वो बता रही हूँ। आपको ये पूछ रहा है कि C1 और C2 के बीच की बॉन्डिंग देखिए। बस आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? पहले केस में एक ही होगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दूसरे केस में कितने बच्चे, उसमें भी एक है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास तीसरे केस में कितना है, वो भी एक है। क्या समझे कि अगर मेरे पास चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल है, चाहे ट्रिपल है, सिग्मा बॉन्ड बच्चे एक ही होता है। ठीक है, एक ही होगा 2 एटम्स के बीच में। और अगर मुझे पाई देखना है तो पाई यहाँ तो है ही नहीं है, 0, एक ही बॉन्ड था। यहाँ पाई कितना है, 1, और यहाँ पाई कितने हैं, 2। समझ आई? अगर सिंगल है तो सारे सिग्मा होंगे, अगर डबल आ जाता है तो वो या ट्रिपल है वो पाई होगा। अब ऑर्गेनिक में
आपको ये चीज बार बार लिखी हुई मिलेगी, वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, दो चार चीजें। अगर मुझे कहीं पे भी मान लो मैंने ये लिखा है ना, और मैं पूछ रही हूँ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप याद रखिएगा, मान लो मैंने कार्बन 1 की लिखनी है या 2 की देखनी है, तो C1 या C2 की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आप लोग याद रखिए, ये इनऑर्गेनिक में आएगा, तब ज्यादा क्लियर होगा कि sp3 क्या होता है, ये क्या है। फिलहाल के लिए आपने याद रखना है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अगर सारे सिंगल हैं तो वो क्या होगा? sp3। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, है ना, ये चीजें होती हैं। अगर मैं ये आपको बच्चे ये लिख के बताऊं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि C1 की या C2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड टच कर जाए किसी कार्बन के साथ, या तो दोनों जगह ही, 1 के साथ भी टच कर रहा है, 2 के साथ भी, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और अगर मैं लिखूं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ऑर्गेनिक की हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चे याद रखोगे आप, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं लिखूंगी डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको सारा अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, अब क्वेश्चन इसके बेस पे काफी आते हैं पेपर में। कैसे? देखो, क्वेश्चन करवा रही हूं, अगर मैं आपको ये लिख के दूं, ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, कभी भी मैं, जो मेरा है वे करवाने का, वो ऐसा है कि कभी भी आपने शॉर्टकट वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। जब भी आप फर्स्ट टाइम पेपर कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम जब चीजों को पढ़ोगे, तो उस टाइम पे आपने हर एक स्ट्रक्चर को इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख के चलना है, तभी काम सही से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप बोलो कि शॉर्टकट वे में लिखें, तब काम नहीं चलेगा। तो चलिए देखिए क्या कहना चाह रही हूं मैं, इसका मतलब देखो, होपफुली थोड़ा बहुत सबको पता होगा, और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप कर पाओ। मैंने यहां लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन थे, मैंने लिख लिए। इसके आसपास बच्चे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। हर कार्बन के आसपास कितने लाइनें होने चाहिए? 4। ऐसे बना लो अपने आप, 4 4 बन गई लाइनें। कितने हाइड्रोजन है पांचवें के ऊपर? 3। आ गए बच्चे 3। चौथे के ऊपर कितने हैं? 1 हाइड्रोजन था। अब देखते जाइएगा मैंने क्या गड़बड़ की है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर भी 1 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 थे। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर था मैंने उसको खोल के बना लिया। अब गड़बड़ मैंने क्या की है, मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, ये गड़बड़ नहीं है, मतलब आपने इसी वे आउट से बनाना है जब भी स्ट्रक्चर को आप ओपन करोगे। अब देखिए, तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब मुझे ये बॉन्ड यहां से हटाना पड़ेगा। समझ गए आप? मैंने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, अब हो गए, इसके पास भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके पास भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 3 तरीकों से आता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये निकालना। हाइब्रिडाइजेशन सबकी निकालनी। सपोज मैं आपको बोलूं कि C1 क्या है, C2 क्या है, C3, C4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो चलो करते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालने का क्या वे आउट बताया था बच्चों? याद करो कि हर एक कार्बन को पकड़ना पड़ेगा। मैंने 1 को देख रही हूं, पहले मैं 1 के पास पास कितने डंडे लगे हुए हैं, लाइनें कितनी लगी हैं? 4 ही होंगी ना हर कार्बन के आसपास, और सारी एक एक ही है, एक एक ही रोप लगी हुई है, एक एक ही लाइन बनाई हुई है, तो मतलब एक है तो सारे ही सिग्मा हो गए। जब इसको C2 को पकड़िए, इसका बीच में जो बॉन्ड था मैंने ये लिख लिया।
अब ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी, हर एक बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा लिखते जाओ। अब बचा ये वाला, इसमें एक तो सिग्मा होगा, दूसरा बच गया पाई। अब इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे तब कभी गलती नहीं होगी। अब सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे हिसाब से 14 बन रहे, फिर भी गिन लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मेरे पास बन गए सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो बच्चे तभी आएगा अगर डबल है या ट्रिपल है। बस ध्यान से, सिग्मा में गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो पाई बॉन्ड एक ही है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पार्ट पे। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो वाला क्या होगा, sp3। तो पहला कार्बन देखिए, इसके आसपास सारे के सारे सिंगल हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ये सिंगल थे, तो सिंगल बॉन्ड का sp3। अब आ जाओ C2 पे, इसको देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ये भी सिंगल है सारे, sp3। आ जाओ C3, इसको देखो, इधर सिंगल बॉन्ड, यहां बच्चे डबल आ गया, तो एक भी डबल है तो कौन सा होगा, sp2। आ जाओ C4 पे, यहाँ लेफ्ट साइड पे डबल आ गया, ये दोनों सिंगल हैं पर मैंने बोला एक जगह भी आ गया तो भी sp2। C5 पे आ जाओ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया sp3। तो इस तरह से चार तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि sp3 क्या है, sp2 क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये पेपर में काफी बार आता है, हमारे पेपर में कभी भी नहीं आया, बट फिर भी मुझे ये करवाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग ये आ सकता है पेपर में। यहाँ तक का होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मैं दो तीन चीजें और पेपर के लिए मतलब आपको बताती हूँ, क्वेश्चन करते हैं इसका। तो चलिए एक क्वेश्चन और करवाती हूँ जिससे आपको कुछ और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। इन फॉलोइंग कंपाउंड find out number of sigma bonds, number of pi bonds and sp and sp2 hybridized कार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चर देती हूँ एक मॉलिक्यूल का, तो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ध्यान से करिएगा। चलिए, तो मॉलिक्यूल लिखा मैंने CH2। मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल को खोल के लिखना है, लिखने का तरीका धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और मैंने ना नॉमेनक्लेचर की बच्चे कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस किया है रिकॉर्ड करके बीच में, तो वो आप लोगों ने बच्चे साइड बाय साइड देखना है, एक दो लेक्चर देख के थोड़ा समझ आ जाएगा और क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। चलिए, ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, कहाँ से गिनेंगे, कहीं से भी नंबर लिख लो। अभी आपने नॉमेनक्लेचर नहीं करना तो नंबर कहीं से भी लिख लो। मान लो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिख लिया कि 6 कार्बन है, तो मैं 6 के 6 पहले ऐसे लिखूंगी, सिंगल सिंगल बना लो बच्चे सारे, पहले बना लिया। यहाँ मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ और सिक्स के बीच में डबल है, यहाँ पे भी डबल है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, सी के साथ एक एच लगा हुआ है, ओपन करके लिख लो। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बच्चे एक एच लगा हुआ था, एक सी, CN बच्चे हम ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखते हैं, मैं आपको बता दूं साइनाइड जो होता है वो ऐसे होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ के ऊपर एक एच लगा हुआ है, फिफ्थ के ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ दो एच लगे हुए हैं, लिख लिया हमने खोल के। तो क्या मुझे आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, बना सकते हैं ना, पहले सिंगल, सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 12। ठीक है, सॉरी,
पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे। सभी ने वही कंसेप्ट फॉलो करना है जो मैंने बताया है। इस कार्बन के आसपास चेक करो कि क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पड़ा है तो ये क्या होगा बच्चे? sp2। इसके आसपास डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा? sp2। इसके आसपास एक डबल बॉन्ड पड़ा है, sp2। इसके आसपास ये सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, देखो 1 2 3 4, तो बच्चे ये क्या होगा? sp3। इसको देखो, एक जगह ट्रिपल है इसके पास, एक सिंगल है, तो मैं लिखूंगी sp, और ये वाला कार्बन भी sp। ये भी कार्बन है बच्चे, ठीक है, तो ये भी sp। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि sp कौन सा है, sp2 कौन सा है ना? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये धीरे धीरे जब आप आगे चैप्टर करोगे तो और क्लियर होंगे। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है, होपफुली समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ पेपर के लिए आ सकता है। ठीक है, और देखती हूँ मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसके साथ कोई और करवा पाऊँ। ठीक है, 2 मिनट दीजिए। ये बेसिक सा पार्ट है, जरूरी है ये करना, क्योंकि ना देखो समझ तभी आएगी आपको अगर बेसिक से चलोगे। अगर हम भागेंगे फिर नहीं पता चलेगा हमें। इस टाइम मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सेंड करूंगी कुछ निकाल के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख के दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। CN CH डबल बॉन्ड CH CN, इसको बच्चे मैंने बोला डाई साइनो इथीन। फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सारा क्वेश्चन ये करना है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कितने एटम हैं, या sp हाइब्रिडाइज्ड, ये सारा मुझे आप सेम तरीके से करके दिखाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रही हूं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये क्या मतलब है इसका, आपको कैसे समझ आएगा कि क्या करना है ना? ये पूछ रहा है फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं फिर कैसे करेंगे? अब तो यहाँ तो लिखा हुआ है, कोई चक्कर नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 जितने भी कट्स आते जाएंगे ये सारे कार्बन है, मतलब 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे लिखूं तो 1 2 3 4 जिगजैग पे जितने मोड़ घोड़ आ रहे हैं ना, ठीक है, जिन्ने बार भी वो मुड़दा है या जिन्ने बार भी वो टर्न करेगा, उस जगह पे तुसी ਉਹਨੂੰ एक बिग बॉल ड्रॉ कर लो कि वो कार्बन है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि ये कार्बन मैंने बना दी है, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अब ध्यान से देखना, मैं यही चीज दोबारा लिख रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड होने चाहिए? वो देगा नहीं, ये पता होता है बच्चों को कि कितने होने चाहिए, तो बच्चा खुद से ड्रॉ करता है। इस कार्बन के आसपास आ जाओ, 1 2 3 4, मैं नंबर लिखती हूँ। इसके आसपास कितने बॉन्ड बने हैं बच्चे? 1 2। कितने और होने चाहिए थे? 2 और होने चाहिए थे। वो 2 मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ है। ये आपने खुद से करना है ड्रॉ। यहाँ इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड थे? 1 2 3। चौथा मुझे खुद से बनाना है, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत बेसिक चीज है, 8वीं 9वीं में हम ये करने लग जाते हैं, तो हमने खुद से बनाना है ये। इस कार्बन के आसपास कितने लाइनें बनी हैं? 1 2 3 4, इसका मतलब ये तो ठीक है। इस कार्बन के आसपास कितनी है? 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन हो गई होगा। तो क्या आप कर सकते हो क्वेश्चन? अब तो कर ही सकते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है, कैसे करेंगे देखो। इसमें एक के साथ डबल बॉन्ड लगा है, ये sp2, इसके साथ भी डबल बॉन्ड लगा है sp2, इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये sp,
और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जिगजैग आ जाए तो डरना नहीं है, उसका मतलब यही होता है कि ये चीज है। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे पेपर में, sp, sp2, sp3, बी ऑप्शन था sp और sp2, सी ऑप्शन था sp2, sp3 और डी ऑप्शन मेरे पास था sp और sp3। क्या समझे कि यहां से तो सिर्फ दो ही तरह की आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। समझ आ गई आप लोगों को बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है कि कैसे चीजें चलेंगी। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो अब एक और बना के दिखाऊं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर ध्यान से सुनिएगा क्या है ये ना बच्चे, हमारी ऑर्गेनिक में हम बोलते हैं इसको बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि चाहे हमारे पास कार्बन लिखा है नहीं लिखा, तो हमें ये खुद से पता है ना कि ये सारा कुछ, ये ऐसे रिंग बना रहा है ना, ऐसे बनाई है, तो इसके हर एक टर्न पे कार्बन ही है। मैंने लिख लिया ये कार्बन। हर हर कार्बन के पास बच्चे कितने बॉन्ड होने चाहिए थे? चार। चार होने चाहिए ना। तो चलो गिने इसको, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब H तो है ही है ना। इसके साथ 1 2 3, एक एच लगाना पड़ेगा, 1 2 3, इसके पास भी एच लगाना पड़ेगा। तो हर एक के पास एक एक बॉन्ड बना नहीं हुआ, मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे बेंजीन का C6H6। कभी भी H मतलब बहुत सारी रिएक्शनों में आप देखोगे वो सीधा ऐसा बना देगा स्ट्रक्चर, तो आपको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर 3 बॉन्ड इस कार्बन के आसपास है तो चौथा ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करें तो देखो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन, ऐसा मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूं एंड आई वांट सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में खुद से करें, कितने बॉन्ड हैं ये पूछ रहा है, और ऑप्शन मैं दे देती हूँ साथ में, करिएगा खुद से करो। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, ये चीजें हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखना है, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, गलती नहीं करनी। इस कार्बन को पकड़िए, कितने बॉन्ड हैं? 3 बने हुए हैं, चौथा मुझे बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप ये चीज? तो मुझे फोर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे। इधर आ जाइए अब, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो इसके साथ एच नहीं ड्रॉ करना क्योंकि 4 बने हुए हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, 1 2 3, तो चौथा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके पास आ जाओ, 1 2 3, चौथा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ एक, इसका मतलब क्या है? कार्बन ही है, पर एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब 3 H मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लो ऐसा कुछ भी जिगजैग आता है जो सिरे वाला है, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला है, उसका मतलब बच्चे CH3 होता है। कैसे? कार्बन है, 3 H है ना बच्चे। ठीक है, और जो बीच में आते हैं बच्चे, ये कार्बन था, इसके साथ 2 H है। तो जो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होगा, जो बिल्कुल बाहर होगा बच्चे, वो हमेशा CH3 होता है, और जो बीच में होते हैं बच्चा, वो CH2 होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, क्या गिन के देखें हम कितने बॉन्ड हैं। चलो आओ, सिग्मा 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 सिग्मा, गिनिए इसको, आप खुद से गिनिए कॉपी पे। ठीक है, ये भी सिग्मा सिग्मा। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं क्या होता है यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में? सबसे इजी तरीका होता है कि जब ज्यादा लंबा मॉलिक्यूल आ जाए, पाई गिन लो। पाई तो सीधे गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, 4 पाई होंगे, तो इसको तो काट लो 8 वालों को। अब क्वेश्चन गिनो क्या होगा। ठीक है, कितने होंगे मॉलिक्यूल, गिनो। 1 2 3, 19 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है?
मैंने आपको ना पीछे ये बताया था, मैं यहीं पे लिख दूं आपको थोड़ी सी चीज की क्लैरिटी। जो एसपी वाले हैं वो लीनियर होते हैं शेप में, याद रह जाएगा। sp2 वाले प्लेनर होते हैं, ये आगे भी आएगा बहुत जगह पे, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिया इस बार पहले। वैसे यूजली मैं ये चीजें पहले नहीं करवाती, पर कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये होता है बच्चे टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसके आएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख के दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following molecule is linear, ठीक है। तो ऐसे उसने 4 ऑप्शन हमें दे दिए, क्या आप लोग कर लोगे ये? लीनियर के लिए मुझे क्या ढूंढना है? मुझे एसपी हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है। एसपी कहाँ होगी? जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। हम जल्दी देख के ही बता सकते हैं, हमें इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा है ना, ये क्वेश्चन हमें पेपर में दे दिया, जैसे ये आया भी हुआ है किसी एंट्रेंस में। तो मुझे ये देखना है कि लीनियर के लिए मुझे एसपी हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि लीनियर एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ चलता है। ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है यहाँ पे भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये sp2 था, बीच में sp2 भी घुसे हुए हैं, बीच में sp वाले भी पड़े हैं, तो मिक्सचर में कभी भी आंसर नहीं होता। ये सारे sp3 हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? प्योर sp वाला आपको चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल के साथ ट्रिपल आई, नहीं, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ अकेला ट्रिपल बॉन्ड वाला आपने ढूंढना है, तो ये ऑप्शन आपके पास पेपर के लिए आएगा, ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में फ्रेम हो जाता है। हमारे आज तक नहीं आया है, बट फिर भी करना है इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे दूं, ठीक है। तो यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे, ये लोग आप लोग नोट कर लेना। ये H2 है जो, उसको ओपन करके लिखोगे आप लोग, ठीक है। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं, इसी मॉलिक्यूल को दोबारा लिखोगे और इसको दोनों को खोल के सी के साथ कैसे लिखोगे? H ऐसे, ठीक है। फिर इजी रहता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। यहां आपने मुझे बताना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड आउट करना है, तो मैं, मेरे को ये करके बताओगे, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। आंसर 4 है। और सिग्मा भी निकाल लेना बेटा, थोड़ा और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। पाई तो 4 है, सिग्मा काउंट कर लेना। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट जो मुझे बताना है, और ये कुछ बेसिक सा पार्ट है ये भी, बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए है क्या। एक टर्म आती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आज थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग सा काम है, बट ट्रस्ट करिएगा, समझ बहुत अच्छी आएगी आपको। देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसा पार्ट, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज अ केमिकली एक्टिव पार्ट, डेफिनेशन नहीं याद करनी। इट इज अ केमिकल एक्टिव पार्ट of a compound which is responsible for all the chemical reaction। जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ोगे ना, वो किसकी वजह से होती है, किसका पंगा है? वो फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है। ऐसे पार्ट जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स ऐसा नहीं, हर बार जब मैं बोलूंगी वो आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्या है, वो लिख रही हूं, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहीं पे भी
COOH लिखूंगी, उसका मतलब बच्चे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब होगा उसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये वाला आर के साथ क्या लग गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए आप? सेकेंड, अगर मैंने लिखा सपोज एनहाइड्राइड, ठीक है, ये कम्प्लेक्स है वैसे, आता नहीं बहुत ज्यादा जगह, पर फिर भी एनहाइड्राइड बच्चे होता है ये वाली लिंकेज। सारे जितने भी मेरे को हैं नोन मेरे, मैं सारे करवा देती हूँ एक ही जगह पे। इस लिंकेज को एनहाइड्राइड लिंकेज बोलते हैं, याद रह जाएगा। इसको कई जगह पे ऐसा भी लिख देते हैं RCO, RCO, ये दोनों जगह है ना 2 बार, और उसके बाहर O, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एस्टर, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ आएगा RCOO, H था ना बच्चे एसिड में, H को रिप्लेस करके बच्चे मैंने R लगा दिया यहाँ, तो ये क्या बन गया? एस्टर। क्या बना? एस्टर। इसको मैं ऐसे लिख दूं RCOOR, ये एस्टर। ठीक है, ये सब कुछ वापिस आएगा, बट एक छोटा सा, जैसे हम किसी को नाम बताते हैं, कभी इंट्रो देनी होती है ना, तो वो एक हिसाब से इंट्रो चल रही है कि आपको कहीं में भी लिखा हुआ मिलेगा। जीओसी में तो मुझे डायरेक्ट ही करवाना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत क्लियर करेंगी। ठीक है, तो चलिए फोर्थ लिखते हैं। अगर मैं लिखूंगी एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बच्चे क्या होते हैं? मैंने बोला था एसिड क्या था? RCOOH, समझ रहे हो ना? इसकी जगह पे RCOCl, इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया? Cl, तो ये क्या बन गया? एसिड का ही क्लोराइड, क्लोरीन लगने की वजह से। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अमाइड। अमाइड क्या होता है बच्चे? अगर मैं लिखूं RCOOH उड़ा के मैंने NH2 लिख दिया, एसिड से ही बने हैं ये सारे चीज, अमाइड बन गया। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं सायानाइड, साइनाइड क्या होगा? RCN, समझ रहे? अगर मैं लिखूं आइसोसायानाइड, आइसोसाइनाइड में ना आपने बस इसको रिवर्स कर देना है, सी को पीछे ले जाना है, एन को आगे ले जाना है। अगर मैं लिखूं कहीं पे भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप होगा? RCHO, ऐसे भी लिख सकते हो RCHO। CHO बेसिकली क्या है? एल्डिहाइड। अगर मैंने लिखा कीटोन, ध्यान देना, कीटोन में क्या होता है बच्चे? CO बीच में आ जाता है, बस CO ग्रुप कहीं लगा हो, बीच में लगता है ये दो जगह के, कोई दो R ग्रुप्स के बीच में, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, 10वां, अगर मैं बात करूंगी अल्कोहल की, अल्कोहल जैसे R के साथ मैं OH लगा दूं, तो कहीं पे भी OH आ जाएगा तो मैं बोलूंगी ये अल्कोहल है। ठीक है, अगर मैं लिखूं थायो अल्कोहल, तो कभी भी रिएक्शनों में अगर आप SH देखते हो कहीं लगा, तो SH क्या होता है? थायो अल्कोहल। ठीक है, अब ईथर, दो R के बीच में अगर एक सिंगल O आ जाए, मतलब ROR, ये होता है ईथर ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हेलोजन बहुत जगह दिखेंगे आपको लिखे हुए। हेलोजन क्या है? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? हेलोजन। और ऑर्गेनिक में इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैसे? एक्स से। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगी RX, एक्स का मतलब क्या है बच्चे? हेलोजन, तो ये कोई भी हेलोजन इसमें हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पता होने चाहिए, और ये आगे पूरी केमिस्ट्री में ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये आना चाहिए आप लोगों को। 2 मिनट दीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट खोल लूं।
यस, ठीक है। तो यहाँ तक का जो बेसिक सा काम था, आई थिंक मैंने आपको काफी टर्म्स यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब ना मुझे 2-3 चीजें और बतानी है, फिर मैं इसको फिनिश करूंगी क्लास को, क्योंकि ये बेसिक पार्ट अच्छे से पढ़ के आइएगा तभी काम होगा। अब मैं कोई बात करती हूँ, मान लो मैंने कोई रेक्टेंट लिया, रेक्टेंट जो रेक्शन करते हैं, रेक्टेंट से मान लो रेक्शन होते होते बीच में कुछ बन गया है ना, मैंने दो चीजों को मिक्स किया। देखो, मैंने एक असेंबली ली, एक फ्लास्क ले ली, मैंने इसमें बीच में रेक्टेंट डाल लिए, इसको गर्म करना शुरू किया, कुछ बन गया बीच में, मुझे नहीं पता, एट द एंड मुझे प्रोडक्ट मिल गया जो मुझे बनाना था। ठीक है, रेक्शन क्या होती है, रेक्शन में हम जो भी चीज लेते हैं उससे मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है कि रेक्टेंट में जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड ब्रेक करते जाते हैं, बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, जो भी चीजें वो टूटती हैं, और बॉन्ड ब्रेकेज के बाद दोबारा से वो रीअरेंज करके प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब ये बॉन्ड कैसे टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था प्रीवियस ईयर, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां से लेआउट देती हूँ। बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज बच्चा दो तरह की है। ठीक है, पहली मैं लिखूंगी होमोलाइसिस, होमोलाइसिस या होमोलिटिक क्लीवेज, किसी भी बॉन्ड को तोड़ना या तो होमोलिटिक वे से हो सकता है, या मैं लिखूंगी उसको हेट्रोलिटिक। क्या मतलब है इसका, देखो मैं आपको बताऊं, होमो का क्या मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब है होमो का, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का क्या मतलब है, डिफरेंट। ठीक है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि मान लो मैंने कोई भी दो चीजों को ब्रेक किया, मेरे पास मान लो ए और बी, इसके बीच में कोई बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी बॉन्ड बना है, बॉन्ड का मतलब मैंने आपको समझाया ना, लाइन, लाइन में कितनी बिंदियां होती हैं, दो डॉट होते हैं बच्चा, तो ये बॉन्ड बना हुआ है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है, इसको होमोलिसिस भी बोल सकते हो, कि अगर दो चीजें या दो कार्बन जैसे मान लो ऐसे जुड़े हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये इस तरीके से टूटे कि एक ये ले ले, एक ये ले ले, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा हुआ तो इसके पास भी एक डॉट आ गया, बी के पास भी एक डॉट आ गया, ऐसा वे जिससे अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम जाएंगे, और ऐसा एक एक डॉट बन गया, इस एक एक डॉट वाले को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये क्या है, ये आगे आएगा बच्चे, तो फिलहाल के लिए याद करिए, दो बॉन्ड से एक लाइन बनती है, बॉन्ड बनता है, दो डॉट से एक बॉन्ड बनता है, अगर मैं उसको तोड़ दूं, एक इसके हिस्से चला जाए, एक इसके हिस्से, अब बॉन्ड तो बन नहीं सकता ना, इसके बॉन्ड बनने के लिए तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन है बच्चे ये, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, दोनों के पास सेम आए हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब मान लो ये बड़ा पावरफुल है, ये इतना पावरफुल था, ये बेचारा वीक सा था, इसने ना दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, खींच के ले गया। ठीक है, या हो सकता है कि ए पावरफुल हो और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये पकड़ के ले जाए, मतलब बी के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ए बेचारा खाली, कुछ भी नहीं है। यहाँ ए के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और बी है खाली, समझ गए आप। अब एक चीज और समझिए आगे, मान लो ये एग्जांपल लिखती हूँ, ये आप लोगों ने बड़ा छोटे होते से सुना होगा, सोडियम है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि मुझे आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8, तो एक इसके पास बेचारे के पास एक्स्ट्रा है। और क्लोरीन जो है उसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 2,
8 7 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, ये लिखने का तरीका होता है, ये बस समझो आप। बाहर वाले शेल में इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहां वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल होता है जो सबसे बाहर होता है ना, इसमें बाहर वाले शेल में है 7। स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे, डोनेट कर दे, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपने एक चीज समझनी है, अगर कोई भी स्पीसीज, ठीक है, मान लो सोडियम, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर ले, तो दोनों का काम सही हो जाएगा ना, दोनों ही क्या रहेंगे? बेनिफिट में। कैसे? अगर इसको 1 मिल गया तो ये बन गया 2 8 8, बिल्कुल स्टेबल, और ये 2 8 पे रह जाएगा। समझ गए? दोनों के पास 8 8 पूरे हैं बाहर, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। यहां से मुझे ये समझाना था, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है या लूज करता है, उसके ऊपर बच्चे चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, या मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे? पॉजिटिव। और कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जब मैं ये बार बार लिखूंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक में, तो वो बनेगा नेगेटिव चार्ज। याद आ गया? समझ आया ये चीज? बस यहां से आपको यही समझना है, ऊपर वाली चीज समझ आई नहीं आई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे मैं इसको यूज करूंगी। अब यहां आ जाओ, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से का था बेचारे के पास, एक इसके हिस्से का। अब दोनों ही पकड़ के कौन ले गया? बी। मतलब ए के पास तो अपना भी नहीं रहा ना, इसने तो लूज कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, यही ले गया। तो अगर इसने अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन यहां लूज किया, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। बी दोनों के दोनों ले गया, गेन कर गया एक्स्ट्रा, ये बन गया नेगेटिव। और यहां आ जाओ, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिए तो नेगेटिव, दूसरा बन गया पॉजिटिव। ठीक है, अगर दो चीजें हैं एक बॉन्ड में, दोबारा सुनिए, बॉन्ड में होंगे दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका होता है बच्चे, शेयर होता है ये, एक इसका 50-50% शेयर है, तभी एक बॉन्ड बनता है। अगर ये कोई पावरफुल स्पीसीज है और दोनों के दोनों बी लेके चला जाए, बी ने क्या किया? इसका भी गेन कर लिया, और गेन करने पे बच्चे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो बी बन गया नेगेटिव। और ए ने लूज किया तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये चीज हम बार बार आगे यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्पीसीज क्या है, नेगेटिव क्या है। ऑर्गेनिक में पॉजिटिव स्पीसीज को मैं हर जगह ऐसा लिखूंगी कि ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। और नेगेटिव को मैं लिखूंगी एनायन या फिर कार्बे एनायन, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये टर्म समझ आई? ठीक है, मुझे ये बता दो, Recording stopped. यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? जो स्टूडेंट क्लास में हैं, सब कुछ यहां तक जितना मैंने बताया, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? नीरू क्लियर हुआ आपको? पवन, अमन क्लियर है? आप मैसेज कर दीजिए अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नीरू क्लियर है बच्चे? ठीक है, होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
ये मैंने कुछ बेसिक पार्ट था जो सारा बता दिया, तो आगे बस इस क्लास को मैं फिनिश करूंगी, 2-4 चीजें मुझे और बतानी है, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। Recording in progress. तो यहाँ तक का काम जितना था वो बेसिक पार्ट मैंने करवा दिया, कुछ क्वेश्चन जितने बनते थे वो भी मैंने लिख दिए थे, ठीक है? तो अब ना 2-4 चीजें और हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैं लिखूंगी कि मीथेन क्या है या इथेन क्या है, ये क्या चीजें हैं, तो ना इसका कंटेंट मैंने आज अपलोड कर दिया है रिकॉर्ड करके। नॉमेनक्लेचर बहुत टाइम ले जाता है और यूजली ये मैं मान के चलती हूँ कि जैसे ये 8th 9th 10th से कुछ कुछ चीजें आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो जब आप वीडियो देख लोगे, मैंने ये नहीं देखा कि इस क्लास का है, मैंने बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया है। तो आपने क्या करना है, लेक्चर डेली लगाने हैं, पर ये जो वीडियोस हैं ये दो दो दिन में आप आराम से खत्म कर लेंगे, 2 डेज में, ठीक है? या मान या 2 डेज में, अगर ज्यादा टाइम दे पाओगे तो 1 दिन में भी खत्म कर लोगे। तो मुझे बेसिक सा ये चीज समझानी थी कि ये कैसे है, वो मैंने ऑलरेडी आपको डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो मेरा लेक्चर नहीं समझ आएगा, मैंने पढ़ाना ही इसी वे से है कि आपको फिर भी समझ आएगा। पर फिर भी साथ साथ आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर की एक बार, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मीथेन क्या है, इथेन क्या है ना, छोटी छोटी मैं बताऊंगी दोबारा, फिर भी एक बार क्लैरिटी के लिए आप लोग सारे ये नॉमेनक्लेचर की वीडियोस को देख लोगे साइड बाय साइड, ठीक है? क्योंकि अकेले जीओसी में ही मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे 8 से 10 दिन लगेंगे अगर मैं विद क्वेश्चंस चलूंगी, ठीक है? तो ये सारा पार्ट हो गया हमारा बेसिक पार्ट। नोमेनक्लेचर आप लोग साइड बाय साइड करके आएंगे। तो अब ना सबसे पहला पार्ट जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, वो है मेरा इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है? अब इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऑर्गेनिक में ना मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि अगर मैं बॉन्ड को तोड़ती हूँ इक्वल वे में तो होमोलिटिक क्लीवेज है, अदरवाइज हेट्रोलिटिक क्लीवेज है ना? ये तो आप चीजें समझ चुके हो। अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि रेक्टेंट लिया, रेक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, और हमें इंटरमीडिएट दिखता नहीं है। हमें क्या पता असेंबली में क्या बन गया, या जो भी बर्तन आप ले रहे हो या जो फ्लास्क आप ले रहे हो, मुझे क्या पता कि इसके बीच में, मैंने तो रेक्टेंट डाला था, अब इस थोड़े टाइम के बाद इसमें क्या है मुझे नहीं पता, और बाद में मेरे पास ये प्रोडक्ट बन के निकल गया, ठीक है? अब ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, क्या पंगा है इसका? इंटरमीडिएट होते हैं या तो कार्बोकेटायन या कार्बे एनायन या फिर फ्री रेडिकल। मैंने लिखा था अभी, है ना, पीछे करवाया है। तो ये सारे जो मैंने लिखा, इतनी कहानी बताई, वो 3 इंटरमीडिएट है, होते और भी हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, है ना? तो ये जब मैं साथ में करवाऊंगी तो अब आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इस 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये कैसे बनते हैं, है ना? ये हमने कर लिया था, होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं या हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। अब इनका जो ये इंटरमीडिएट बने हैं, ये स्टेबल कैसे हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरमीडिएट्स, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, बुक इसको ऐसे नहीं लिखता, बुक्स में कभी भी इसको ऐसे नहीं फ्रेम आउट किया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, आपको क्या पता चलेगा कि ये पॉजिटिव वाला स्टेबल है या ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ना हमें 4 इफेक्ट्स पढ़ने होंगे। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें वीडियोस का काम रहेगा साइड बाय साइड, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं जो मैंने हर टॉपिक के करवाए हैं, तो मैं साथ साथ आपको लिंक देती रहूंगी, तो प्लीज देख लीजिएगा। आप लोग जो बाद में वीडियो सुनते हैं, आप लोग मुझे फोन पे रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको दिन का कोई गैप चाहिए होगा कि हमारा काम नहीं पूरा हो रहा है या कैसे है, तो आई विल गिव यू 1 डे एक्स्ट्रा। बट आप लोगों ने ऐसा ना हो कि आप काम ना करो, ठीक है? क्योंकि साइड बाय साइड वो क्वेश्चंस या जो भी चीज मैं आपको दूंगी वो हमें करना है, क्योंकि ये पहले 8 या 10 दिन का काम है जो हमें एक्सपर्ट बना देगा आगे के लिए,
ठीक है, तो वो साइड बाय साइड करना, नहीं तो 1 महीना चाहे हम ये चैप्टर चला लें तब भी ये चलता ही जाएगा, क्योंकि इतना कुछ है इसमें करने वाला। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, 4 इफेक्ट पढ़ाऊंगी जो मुझे इसकी स्टेबिलिटी का बताएगा, हमें बताएगा कि ये पॉजिटिव वाला स्टेबल था या ये है या क्या फैक्टर है, कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने 1 बाय 1 पढ़नी होंगी, और ये यूजली जो +1 या +2 या बीएससी में बच्चे, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, चाहे आप बीएससी की बुक उठा के भी देख लेना, जितना मर्जी पढ़ लो, पेपर नहीं कर पाओगे जो क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से दिया ही नहीं, हमारा मैटर ही नहीं होता। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, प्लीज कोई और बुक मत देखिएगा, सेम इसी चीज को साथ साथ करते रहिएगा जैसे हम लोगों ने की है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता के फिर खत्म करूंगी। मैं स्टार्ट करने वाली हूं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आज इसका बेसिक करके फिर क्वेश्चंस आपको घर से दे दूंगी करने के लिए। ठीक है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी क्लियर कर दूंगी कि क्या है। देखो, पोलराइजेशन ऑफ one bond by influence of an adjacent polar bond is called as inductive effect। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सीधी भाषा में समझते हैं, बुक्स में तो ये चीज लिखी होती है, सीधा मैं आपको जो लिखवाऊंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी इफेक्ट किसी दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है उसको मैं क्या बोलूंगी, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको हम शॉर्ट में EN लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर, पुल करने की पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर। और अगर वो गेन करता था तो कौन सा चार्ज आता था, नेगेटिव। तो किसी भी जगह से अगर इलेक्ट्रॉन खुद को खींचने पड़े, गेन करने पड़े, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैंने बोला था ना कि एक ज्यादा पावरफुल है, वो पावरफुल क्या, पावरफुल का मतलब होता है ऑर्गेनिक में कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अब 2 चीजें समझिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा अच्छे से। अगर मैं लिखूं CH3 क्या आपको इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में, दोनों ही जगह एक ही जैसे हैं, कौन खींचेगा, कोई भी नहीं है ना, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं लिखूंगी ये बॉन्ड नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी इक्वल पावर है। अगर मैं लिखूं CH3, ध्यान दीजिएगा, Cl, मुझे पता है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ कार्बन है मेन, दूसरी जगह क्लोरीन है। क्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, ये 4 ऐसे हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, है ना। तो अगर मैंने यहाँ क्लोरीन लिख दिया तो इसका मतलब ये पावरफुल है, पावरफुल का मतलब ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर खींचेगा तो मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड तो बीच में बेचारों के बना ही हुआ है ना, पर ये फिर भी अपना मतलब क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की ट्राई कर रहा है। तो अगर बीच में बॉन्ड है और कोई एक पावरफुल बंदा दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहे, तो मैं बोलूंगी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव को ना हम इस साइन से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्शियल, ऐसे डेल्टा का साइन बना के, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नहीं भी याद रहता कोई चक्कर नहीं, तो समझिए कि इसने एक ने खींचे थे उसके हिस्से के, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब आएगा, जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन होगा, ये 4 ही चीजें हैं
किसी कार्बन के साथ जुड़ जाएं और उसके हिस्से के इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली ये क्यों होता है? दो चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण। और यहां से ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, देयर इज partial shifting of sigma bond electron towards more electronegative atom। क्या मतलब समझे? आपको पूछ सकता है कि यहां से शिफ्टिंग किस तरीके से होती है इंडक्टिव इफेक्ट में, तो आप बोलोगे पार्शियल शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बीच में था बट ये खींचने की ट्राई कर रहा है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ ना। अगर पूरी तरह से खींच लेगा तो बॉन्ड तो टूट गया ना, फिर बीच में ये थोड़ा बनेगा। फिर तो मैं ऐसा लिखूंगी कि ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, पूरा पूरा लिखूंगी चार्ज। अगर बॉन्ड टूट जाए तो मैं पार्शियल नहीं लिखूंगी, फिर मैं ये पूरे पूरे कार्बोकेटायन एनायन बनाऊंगी। बट अगर बॉन्ड है तो मुझे पार्शियल लिखना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगी कि ये कुछ कुछ ट्राई कर रहा है, तो पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की। कहां जाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। सेकंड चीज, कौन सा इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज परमानेंट इफेक्ट। क्वेश्चन आता है बच्चे यहां से, ये कौन सा इफेक्ट है? ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप बोलोगे कि ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। लिखिए इसको, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से था। कैसी शिफ्टिंग होती है? पार्शियल शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट था। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, वैलिड अप टू, ठीक है, 3 और 4 कार्बन एटम। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। कैसे? अब देखिए ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड करवाऊंगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मैं लिखूं, मान लो मेरे पास ऐसा है, यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया, 1 2 3 ही कार्बन थे। अगर मैं पूरी लंबी चेन बना रही हूं ऐसे, और फिर क्लोरीन लिख रही हूं, और मैं पूछूं बताओ जी फर्स्ट केस में या सेकंड केस में किस जगह इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां से समझ गए किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा ये 3 या 4 कार्बन तक वैलिड है इसका इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है 3 या 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, अगर मैं पूछूं कि इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये 3 या 4 कार्बन तक अपना इफेक्ट शो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसका टाइप्स। टाइप्स हमारे पास बेटा दो तरह के हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या है? ऐसा इफेक्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। इसको EDG से भी लिख सकते हैं। ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगी EGP, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप, जो कहीं से ले लेंगे फिर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आए। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का है, एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई में वो चीजें होंगी जो कहीं से भी अपने इलेक्ट्रॉन भी दूसरों को देते जाएंगे। और माइनस आई का मतलब जो दूसरों के हिस्से के भी खुद खा जाएंगे लेके। ठीक है, समझ आया? अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस आई कौन सा है, माइनस आई कौन सा है। आप देखिए, प्लस आई इफेक्ट,
याद कैसे करोगे, बेसिक बताती हूँ कैसे याद होगा। प्लस आई के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी आपको CH3 वाले मिले देखने को, कैसे, जैसे ऐसे याद कर लो इसको, कहीं नहीं, कहीं नहीं ओला कार, कहीं नहीं ओला कार, 3R 2R 1R। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। यूज आपको पता पेपर में क्या आएंगे, ये 3 ही आएंगे हर जगह, पूरी ऑर्गेनिक में ये 3 ही आएंगे, बट मुझे नोट्स में लिखवाना है ना, तो मैं एक बार सारा डाटा दूंगी, पर पेपर के लिए बच्चा ये 3 ही पेपर में आने हैं और बाहर से नहीं आएगा। कहीं का मतलब बच्चे है CH2 नेगेटिव, नहीं का मतलब है NH, नेगेटिव को मत देखिए, ये देगा इलेक्ट्रॉन अपने, O नेगेटिव, COO नेगेटिव। टर्शरी का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जो 3 के साथ जुड़ा है आगे, पॉजिटिव। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है वो, और ऐसा कार्बन जो एक ही के साथ जुड़ा है वो। ठीक है, ये है प्लस आई का इफेक्ट। ये 4 रेयर हैं, बुक में आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बुक वाले सिर्फ प्लस आई कैसे गिनते हैं, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बस। कि कार्बोकेटायन हो ऐसा, पर उसके साथ 3 अगर लगे हैं ग्रुप, ये चीज, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप पॉजिटिव हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार हम लिख नहीं रहे, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको पॉजिटिव को हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कार्बन जो 3 के साथ जुड़ा है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, टर्शरी। ऐसा कार्बन जो 2 के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है तो वो बन गया सेकेंडरी। और ऐसा कार्बन जो एक ही C के साथ जुड़ा है, बाकी 2 हाइड्रोजन हो और आगे कुछ भी हो सकता है, तो वो बन गया प्राइमरी इन नेचर। तो ये हमारे पास सीरीज है जो आपने याद रखनी कि टर्शरी वाला हमेशा आपको क्या देगा, ज्यादा इफेक्ट देगा। मतलब किसी भी कार्बन के साथ अगर 3 CH3 आ गई, ठीक है, इसे क्या समझे कि CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देता है। C2H5 आ जाए तो वो भी देगा। ठीक है, C2H5 का मतलब ऐसा है ना। तो ये चेन जितनी मर्जी बढ़ाते जाइए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब ये आपको समझ आ गया होगा, एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको। CH कहीं पे भी आ जाए, CH3 C2H5 CH3 CH2 CH2 CH2, जितनी भी लंबी चेन है ये देगा ही अपने इलेक्ट्रॉन। बस ये निशानी है, यही आपने जो स्टार लगाई, ये 4 चीजें आप लोग आपने अच्छे से समझ लीजिए, यही आपको देखने के लिए मिलेगा और नहीं, ये 2 ही जो मैंने टिक मारे हैं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्लस आई क्या है। तो जहां पे भी मैं CH3 लिखूंगी या C2H5 लिखूंगी या कोई चेन बनाऊंगी, वो मतलब क्या है, वो देगा इलेक्ट्रॉन। याद हो जाएगा। ठीक है, लिखा मैंने सारा है, पर याद ये 2 ही करने हैं। उसके बाद आता है माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी से, अपने इलेक्ट्रॉन भी उसके पास होते हैं, पर फिर भी दूसरों के इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लेने हैं। तो इसकी मैं एक सीरीज बनवाती हूँ आपको, लिखने का तरीका। NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, ये काम नहीं आएंगे, फिर भी मैं लिखवा रही हूँ। जो जो आप लोगों ने याद रखना है वो मैं बता दूंगी। नाइट्रो, साइनाइड, COOH एसिड ग्रुप, CHO एल्डिहाइड, हेलोजन कोई भी हो सकता है। उसके बाद आ गया OR ग्रुप, OH अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, NH2 वाले। इतना बड़ा करना नहीं है, ठीक है, इतना कभी नहीं करना, मेरे भी नहीं ये याद रहते, ना ही हमने करना है इतना। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। बेंजीन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाले,
ठीक है, ऐसा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास आ गया फिनाइल। ये ऑर्डर ना हो सकता है आपको कहीं कुछ ना कुछ एक आधी बुक में अलग भी दिखे मेरे से, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। कई जगह पे ये लोग क्या करते हैं, बेंजीन ईन और फिर एच लिख देते हैं, काम खत्म। कई जगह पे आपको ये दिखने को मिलेगा कि इन लोगों ने NH2 लिखा, NH2 के बाद ये लिखा, फिर उसके बाद बेंजीन को पीछे कर दिया। कई जगह पे आपको ऐसा भी दिखेगा, एक मिनट, NH2 ये, फिर बेंजीन, फिर फिनाइल, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें इसको सोचना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, इतना कभी पेपर में नहीं आता। यहां से क्या याद रखना है, नाइट्रो इज माइनस आई इफेक्ट, CN इलेक्ट्रॉन लेता है, एसिड भी खींचता है, एल्डिहाइड भी खींचता है, हेलोजन सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, खींचेंगे। उसके बाद ठीक है, बस ये चार आपको प्रायोरिटी पे, 4-5 ये याद करने हैं बस। ये भी पुल करेंगे बेटा, ये आपको थोड़ा सा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कहीं आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। ये पेपर के लिए नहीं करना, ये 5 आपको ये पता हो कि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। यहां से आपको क्या याद करना है, मैं दोबारा सम अप करूं कि आपको ये याद रखना है, CH3 आ जाए, CH3CH2 आ जाए, CH3 लंबी चेन बनाते जाओ, लंबे, है ना। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो मैं बोलूंगी EDG ग्रुप है, तो ये प्लस आई शो करेंगे। कहीं नाइट्रो आ गया, साइनाइड आ गया, एसिड आ गया बच्चा, हेलोजन लिख दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ऐसा कुछ, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, खींचते हैं। और एक कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई। और इसमें से भी जो आपको देखने के लिए मिलेंगे ये है, बस ये भी नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये 5 जो मैंने क्रॉस लगाए नीचे, उसी में से क्वेश्चन आता है, कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये डाटा मैंने ऑलरेडी सारा दे दिया, बट याद आप लोगों को निशानी के तौर पे आपके माइंड में ये 5-6 ग्रुप पक्का याद हो कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये इतना काम आप लोग पढ़ के आइएगा। कल इसके साथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेज देती हूँ, वो आप करके आओगे घर से। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है, जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का एक लेक्चर विद क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगी, वो देख लेना प्रायोरिटी पे। ये आपका होमवर्क है। नॉमेनक्लेचर आप कल से शुरू कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा आज ही, साथ में आधे घंटे की एक क्वेश्चंस की कुछ वीडियोस हैं, वो आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। आई विल शेयर दिस इन द कंटेंट सेक्शन, वहीं पे लेकर आपको चैप्टर बना दूंगी मैं। सो आई थिंक होपफुली ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। Recording. हाँ जी, समझ आया? नीरू, पवन, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है जी, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਬਸ ਕਾਪੀ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਰੇਮ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ एवरीवन।